हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिशन अपडेट में। काफ़ी दिन हो गए थे, वीडियो नहीं आ रही थी। खैर कोई दिक्कत नहीं, अब आपको वो सारी वीडियो मिलने वाली हैं, सारे टॉपिक के सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। बेहद अच्छे तरीके से आप भी तैयारी करिए, आप अपना अभ्यास जारी रखें और हम भी अपना इधर आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। कोई भी तरह का दिक्कत है आप हमसे बिंदास संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज हम इंग्लिश पेडागोजी का बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है। नॉम चोम्स्की का दिया हुआ है। आज हम नॉम चोम्स्की के बारे में जो थ्योरी दिए हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट का, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है और इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा आते ही रहे हैं लगातार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश पेडागोजी का सेक्शन है। आपके तीसरे वीडियो है, 2 वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। तीसरे वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉम चोम्स्की का। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। नॉम चोम्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। बेसिकली इन्होंने लैंग्वेज से संबंधित थ्योरी दी है और काफ़ी खास टॉपिक भी है इनका, नॉम चोम्स्की का। आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में पहले देख लेते हैं कि ये जो थे ये बेसिकली अमेरिका के हैं और इन्होंने लैंग्वेज के बारे में ये ज़्यादा सोच विचार किया। लैंग्वेज के बारे में भी अपने विचार दिए हैं ज़्यादातर। तो इनका जो थ्योरी है वो लैंग्वेज से संबंधित है। तो ये एक लिंग्विस्टिक फिलोसोफर, ये लिंग्विस्टिक फिलोसोफर भी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने भाषा से संबंधित विचारें प्रकट की है और जो भी थ्योरी दी है भाषा से संबंधित। लिंग्विस्टिक का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का जो अध्ययन करता है उसे लिंग्विस्टिक कहा जाता है। तो लिंग्विस्टिक फिलोसोफर थे। आइए हम इनके थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। पहले इनके थ्योरी को समझने से पहले हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में देख लेते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है और ये 2 हिस्सों में, एक लेफ्ट वाला साइड हो गया और एक राइट वाला। देखिए, लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है ना हमारा, इधर वाला, इस साइड वाला, तो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है माइंड का, अपने दिमाग का, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। कहने का मतलब भाषा संबंधित जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में भी जो कुछ भी अर्जन करते हैं भाषा का, या जो कुछ भी विकार या कोई शब्द या कोई वर्ड या कुछ भी आप ग्रहण करते हैं या कोई स्ट्रक्चर, जो कुछ भी आपके माइंड में आता है भाषा से संबंधित, बेसिकली लैंग्वेज से संबंधित, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लेफ्ट वाला जो साइड होता है हमारे दिमाग का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, बेसिकली इसी के लिए डेवलप होता है। और ये जो राइट वाला साइड है ना, ये आपके बेसिकली थिंकिंग के लिए होता है, ज़्यादातर विचार करने के लिए, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, कोई भी रचनात्मक सोच जो कुछ भी हो गया। तो ये मान लीजिए बेसिकली ये क्रिएटिविटी के लिए आपके ज़्यादा फेमस है। क्रिएटिविटी या कह लीजिए थिंकिंग के लिए। इसके भी 2 हिस्से होते हैं, तो वो सब ज़्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि जो कुछ भी लैंग्वेज डेवलपमेंट संबंधित जो कुछ भी आपका है वो आपके लेफ्ट वाले साइड में होंगे। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आइए इनके थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। नॉम चोम्स्की ने बेसिकली भाषा के बारे में बहुत सारे चीज़ बोले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि स्किनर भी भाषा से संबंधित बहुत सारी बातें बोले हैं। तो स्किनर का एक बुक था जिसका नाम है, स्किनर का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, इन्होंने भी भाषा से संबंधित बहुत सारी बातें बोली हैं। तो स्किनर का एक बुक है, इस बुक का नाम है वर्बल बिहेवियर। बेसिकली इस बुक में ना कुछ ऐसी भाषा से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी लिखी हुई थी जिन्होंने नॉम चोम्स्की ने पढ़ा उसे,
और पढ़ करके पूर्णतः उन्होंने स्किनर के जितने भी भाषा संबंधित जो भी जानकारी उसमें थी उसको उन्होंने गलत ठहरा दिया। बोला कि आपने जो कुछ भी बोला है वो गलत है, रॉन्ग है। इस किताब में जो कुछ भी भाषा से संबंधित जो भी की जानकारी स्किनर ने दिया था इस वर्बल बिहेवियर बुक में, उन्होंने गलत ठहराया। और वहीं से इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी कहते हैं। आइए तो इनके थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। नाम, बेसिकली नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके थ्योरी का जो नाम है वो साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी, इनके थ्योरी का नाम है। इसके और भी नाम है, लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी। देखिए 2-3 नाम है जो कि एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी है, सॉरी, लैंग्वेज एक्विजिशन या नेटिविस्ट थ्योरी भी इसे कहा जाता है, नेटिविस्ट। एक और नाम इसके है जिसे डीप स्ट्रक्चर थ्योरी इसे कहते हैं। तो ये सारे जो थ्योरी है ना इसी से संबंधित है, आप याद रखिएगा। आप एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, तो नाम बेसिकली याद रखिएगा। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखिए लैंग्वेज का एक्विजिशन हम लोगों ने लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन में पढ़ लिया था। तो एक्विजिशन किसका करते हैं? नेटिव लैंग्वेज का, इसलिए इसका नाम नेटिविस्ट है। और डीप स्ट्रक्चर के बारे में भी, और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर भी दिए हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का थ्योरी इन्होंने ही कहा, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में इन्होंने ही बताया था। और ये फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं और भी। ये तो नाम सिर्फ हो गया, और इस थ्योरी में क्या है जो देख लेते हैं। बेसिकली इतना नाम भी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, जब हम इंग्लिश पेडागोजी वाले सेक्शन का क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। आप भी अभ्यास करते रहें। बेसिकली ये फादर ऑफ मॉडर्न बेसिकली मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फादर भी कहे जाते हैं। कौन? तो हमारे नोम चॉम्स्की ही कहे जाते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, नोम चॉम्स्की। तो आइए हम इनके थ्योरी जो था लिंग्विस्टिक थ्योरी, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी, उसके बारे में देख लेते हैं। इनके थ्योरी के बारे में बेसिकली देख लेते हैं। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि बच्चे में एक इनेट कैपेसिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है। कह सकते हैं कि बच्चे में बायोलॉजिकली जन्मजात क्षमता होती है। जन्मजात क्षमता मतलब इनेट कैपेसिटी होती है बच्चे में, इनेट कैपेसिटी होती है बच्चे में। बायोलॉजिकल जन्मजात क्षमता होती है किस चीज़ की? भाषा को ग्रहण करने की, भाषा को एक्वायर करने की पर्यावरण से, हम मतलब अपने आसपास चल रहे हैं इन्वायरमेंट से, वातावरण से, जो कुछ भी आपके आसपास के लोग जो बोल रहे हैं वहाँ से भाषा को ग्रहण करने की क्षमता होती है जो बच्चों में जन्मजात होती है। ये बात आप याद रखिएगा। बच्चों में इनेट कैपेसिटी होती है फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, भाषा ग्रहण करने के लिए। भाषा बच्चे में बायोलॉजिकल जन्मजात क्षमता होती है भाषा ग्रहण करने के लिए, भाषा ग्रहण करने के लिए। देखिए लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए बच्चे में एक जन्मजात क्षमता होती है, और जो लैंग्वेज एक्वायर करता है ना उसके लिए एक डिवाइस होता है बच्चे के माइंड में। बेसिकली लेफ्ट साइड में तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है जैसे बताएं, तो उसी में एक डिवाइस होता है, जो डिवाइस के बारे में इन्होंने बताया LAD। एक डिवाइस है, कहने का मतलब एक बेसिकली माइंड ही है, जिसमें उस डिवाइस के कारण बच्चे जो है भाषा का ग्रहण करते हैं, एक्वायर करते हैं अपने आसपास के वातावरण से। और वो जो होती है ये जन्मजात क्षमता होती है, बायोलॉजिकली होती है।
बच्चे के पास भाषा का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि उसके पास ग्रहण करने की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, जो जन्मजात होती है। अब जन्मजात से संबंधित जितने भी थ्योरी हैं आपके एग्जाम में आते हैं कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हाँ, नॉम चोम्स्की का ही थ्योरी है, जो नॉम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे में बायोलॉजिकली कैपेसिटी होती है, इनेट कैपेसिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जिससे बच्चा भाषा को ग्रहण करता है। चलिए आगे देखते हैं, इस डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। और वो जो ग्रहण करता है ना भाषा, वो एक डिवाइस से करता है, एलएडी। तो एलएडी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है इंग्लिश पेडागोजी में कि एलएडी क्या है। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, एलएडी। बेसिकली ये हमारा ब्रेन ही होता है, ब्रेन के लेफ्ट वाले साइड में होता है। जैसा कि हम लोग देखें ना कि लैंग्वेज का एक्विजिशन किस साइड से होता है, तो ब्रेन के लेफ्ट साइड से। तो एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देखिए, ये जो डिवाइस होती है ना, बच्चे के माइंड में होती है, जैसा कि अभी बताएं। और इसी डिवाइस के कारण बच्चे में एक जन्मजात कैपेसिटी का लीजिए, क्षमता का लीजिए, जो होती है, जो अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ भी बोल रहे होते हैं, मम्मी पापा जो कुछ भी बोल रहे होते हैं या आसपास के लोग, उनको ग्रहण करता है, भाषा को तुरंत कैप्चर कर लेता है और वो ग्रहण कर लेता है अपने इन्वायरमेंट से। तो याद रखिएगा, ये जो भाषा होता है इन्वायरमेंट से ग्रहण करता है। कहाँ से ग्रहण करता है? इन्वायरमेंट से ग्रहण करता है। इन्वायरमेंट में जो कुछ भी आपके मम्मी पापा जो कुछ भी आएंगे, जो भी आएंगे। और एक खास बात इन्होंने बोला है, इन्होंने क्रिटिकल पीरियड के बारे में बोला है कि ये क्रिटिकल पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। ये क्रिटिकल पीरियड होता है जो ईयरली चाइल्डहुड में होता है। ये क्रिटिकल पीरियड जो होता है ईयरली चाइल्डहुड, शुरुआत के बाल्यावस्था में, ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड कर लीजिए या फास्टेस्ट प्रोसेस कर लीजिए, फास्टेस्ट पीरियड कर लीजिए। किसका? लैंग्वेज एक्विजिशन का, भाषा को सीखने के लिए, शब्दों को सीखना, ये मीनिंग्स को सीखना, और भी बहुत सारी चीज सीखने के लिए जो कुछ भी होते हैं भाषा से संबंधित जितने भी चीज होते हैं, वो सारे का क्रिटिकल पीरियड जो होता है बच्चों का, बच्चा जो कुछ भी जितना भी भाषा सीख पाता है वो इसी अवस्था में सीख पाता है बेसिकली सबसे ज्यादा। और इसी से आप उसके भविष्य का भी विकास तय होता है कि वो किस तरीके से, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने आप को प्रकट कर पाते हैं ना, लैंग्वेज से ही हम सारे डेवलप कर पाते हैं। आगे आगे जो कुछ भी डेवलप होता है उसमें हमारा लैंग्वेज बहुत अहम भूमिका निभाता है। वाइगोस्की ने भी ये बात बोली है। तो ईयरली चाइल्डहुड, आप ईयरली चाइल्डहुड के बारे में जान सकते हैं। 5 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है लगभग, ऐसे 2 से 6 वर्ष ईयरली चाइल्डहुड में, लगभग 2 से 6 वर्ष। और इस बचपन से ही कर लीजिए, ये शुरुआत की जो अवस्था होती है ना, सिंपल ईयरली चाइल्डहुड, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। लेकिन अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि क्रिटिकल पीरियड का हाइपोथेसिस जो है वो सबसे पहले किन्होंने दिया, तो क्रिटिकल पीरियड का जो हाइपोथेसिस है ये बेसिकली पेनफील्ड, ये भी साइकोलॉजिस्ट थे, पेनफील्ड एंड रॉबर्ट। सबसे पहले क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस किन्होंने दिया? सबसे पहले, प्रथम बार, फर्स्ट बार, ये पेनफील्ड एंड रॉबर्ट, ये क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी दी है, बताएं, वो पेनफील्ड और रॉबर्ट ने बताएं। और लेकिन इन्होंने भी समर्थन किए हैं, स्वीकार करा है नॉम चोम्स्की ने कि क्रिटिकल पीरियड होती है बच्चों का, एक स्टेज होता है बच्चों को लैंग्वेज को एक्वायर करने का, ईयरली चाइल्डहुड। और इसको फिर रीडिफाइंड भी किया गया है, क्रिटिकल पीरियड को रीडिफाइंड भी किया गया है, किनके द्वारा? याद रखिएगा, ये तो पेनफील्ड एंड रॉबर्ट। और इसके बाद इसके क्रिटिकल पीरियड को रीडिफाइंड किया गया है किनके द्वारा? रीडिफाइंड लेनबर्ग के द्वारा। लेनबर्ग के द्वारा ये रीडिफाइंड किया गया है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। ये जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है क्रिटिकल पीरियड का, वो रीडिफाइंड किया गया किनके द्वारा? लेनबर्ग के द्वारा। लेकिन ये नॉम चोम्स्की भी, अगर ये दोनों नहीं ऑप्शन में आएंगे, पेनफील्ड
और लेनवर्ग या रोबोट, ये तीनों नहीं आते हैं तो आपको नोम चोम्स्की ही मानना पड़ेगा आपको कि क्रिटिकल पीरियड के बारे में, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के बारे में कौन लोग समर्थन करते हैं, तो आपको आ जाएगा नोम चोम्स्की भी समर्थन करते हैं। ये एक पीरियड होता है बेसिकली चाइल्डहुड का, बचपन का एक अवस्था होता है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा से संबंधित जितने भी जानकारी होते हैं भाषा का, वो सबसे ज़्यादा एक्विजिशन इसी अवस्था में होता है और सबसे फास्ट प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि बच्चा जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है ना, वो लैंग्वेज का जो एक्विजिशन करता है बच्चे में जो लैंग्वेज का एक्विजिशन जो डिवाइस होता है जिसके कारण बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, वो बेसिकली दो तरीके से करता है। लैंग्वेज ये बेसिकली दो तरीके से करता है। पहला जो है, एक कह लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर या सरफेस स्ट्रक्चर जो कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर या सरफेस स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है। और जैसा कि दूसरा नाम था डीप स्ट्रक्चर, वो यहीं से आता है। डीप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है जो आपको बता देते हैं, ठीक है ना। सरफेस स्ट्रक्चर मतलब होता है सतही संरचना, कह सकते हैं सतही संरचना, सतही संरचना। और गहरी संरचना भी इसे कह सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बच्चे में शब्द का ज्ञान होने लगता है, शब्दों को पकड़ने लगता है, वर्ड का नॉलेज हो जाता है बच्चे का। इस अवस्था में बच्चे जो होता है वर्ड का नॉलेज कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं शब्दों को। तो शब्दों को समझ रहे होते हैं, वर्ड का नॉलेज हो रहा होता है, शब्दों का ज्ञान हो रहा होता है, शब्दों को समझ रहे होते हैं, समझ रहा होता है। बेसिकली इस अवस्था में होता है शुरुआत में सरफेस स्ट्रक्चर में वर्ड का ज्ञान होने लगता है, शब्दों का ज्ञान होने लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड है जो किसी चीज के लिए यूज किया जाता है। उसको पता नहीं होता कि किस चीज के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो ये उसको पता नहीं होता है। बेसिकली उसको उसका मीनिंग नहीं मालूम होता है कि किसको क्या बुलाना चाहिए, क्या कैसे। लेकिन हाँ, शब्दों का ज्ञान उसे होने लगता है कि किस तरीके से क्या कैसे क्या कौन सा वर्ड है जो हमें बोलना चाहिए। तो इस अवस्था में। और डीप स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस अवस्था में होता है कि बच्चों में शब्दों का ज्ञान जो होता है वो अर्थपूर्ण तरीके से होता है। कहने का मतलब शब्दों का जो ज्ञान होता है वो अर्थपूर्ण तरीके से होता है। मतलब बच्चा समझने लगता है कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज किया जाना चाहिए। जैसे मम्मा बोलना है तो मम्मा किन्हीं देखकर बोल रहा है, किन्हीं को नहीं इसे बोल देना है। जैसे ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहे हैं तो मम्मा मम्मा चल रहा है, नहीं, सिर्फ मम्मा को ही मम्मा बोलना है। तो इस तरीके से वो अर्थ समझने लगता है बच्चा, और अर्थपूर्ण तरीके से शब्दों का ज्ञान बच्चे में हो जाता है। तो इसे डीप स्ट्रक्चर कहा गया है। तो दो तरीके से होते हैं। और एक यूनिवर्सल ग्रामर का थ्योरी दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछता भी है। ऐसे जब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में तो वहां भी देख लेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर, इसे सार्वभौमिक व्याकरण भी कह सकते हैं। ये जो कंसेप्ट दिए हैं नोम चोम्स्की ने ही दिए हैं बेसिकली। और यूनिवर्सल ग्रामर को हम लोग इसे जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं। एक और नाम है इसके ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर, या ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर भी इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से इसी का बेसिकली दोनों नाम है, जनरेटिव ग्रामर या ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि बच्चे में जो लैंग्वेज एक्विजिशन का डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा को ग्रहण कर रहा होता है, और उसी के मदद से बच्चे में ग्रामर का
उसी के एलएडी के सहायता से, एलएडी की सहायता से ही ग्रामर के रूल को जनरेट करता है। देखिए क्या होता है कि सार्वभौमिक व्याकरण करने का मतलब, यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब कोई एक व्याकरण जो हमारे आसपास चल रहे जितने भी चीज़ हैं उसका कुछ ना कुछ, जितना भी चीज़ हम बोलते हैं ना, जो कुछ भी, तो एक ग्रामर के तहत होता है ना। कि ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब बोल दिए या कुछ भी, मतलब कि जैसे हम जा रहे हैं बाजार, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि जा रहा हूँ मैं बाजार, तो इस तरीके से तो नहीं। एक बेसिकली व्याकरण की तरह एक ग्रामर फॉलो करता है। तो बच्चा जब लैंग्वेज का एक्विजिशन कर रहा होता है एलएडी की सहायता से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की सहायता से, तो बच्चे में ग्रामर के रूल भी जनरेट हो जाते हैं खुद ब खुद। उस भाषा को एक्वायर करते करते, अपने आसपास के वातावरण से एक्वायर करते करते बच्चे रूल को या स्ट्रक्चर को बच्चे सीख जाते हैं कि कौन सा रूल कहाँ, मतलब किस तरीके से यूज करना चाहिए स्ट्रक्चर को। बेसिकली वो रूल और स्ट्रक्चर को बच्चे सीख जाते हैं। रूल या स्ट्रक्चर को बच्चे ऑटोमेटिक जनरेट कर लेते हैं या सीख लेते हैं। मतलब रूल्स को और स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं कि किसके बाद क्या यूज करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए देख करके ही बच्चे सीख लेते हैं। जब भाषा ग्रहण कर रहा होता है ना, तो ये यूनिवर्सल ग्रामर इसी को कहते हैं, सर्वव्यापी ग्रामर, सार्वभौमिक ग्रामर व्याकरण जिसका कहते हैं, कि कोई एक व्याकरण जो सभी जगह फॉलो हो। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आते हैं, इस तरीके से तो बच्चा भी उसी तरीके से सीख जाता है। खुद ब खुद रूल को, स्ट्रक्चर को ऑटोमेटिक जनरेट करने लगता है सीखते सीखते, और सीख लेता है। तो यही है यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। इस वक्त क्या होता है कि बच्चा शब्दों को जोड़ने लगता है एक दूसरे के साथ। जैसे ऐसा नहीं है कि दो खाना मम्मा, इस तरीके से तो ऐसा नहीं बोलेगा मम्मा खाना दो या मैं भी जाऊंगा, इस तरीके से वो भी एक बेसिकली ग्रामर रूल के तहत वो भी बोलने लगता है अच्छे तरीके से। बच्चा जो एक बेसिक नॉर्मल ग्रामर होती है उसका ज्ञान बच्चे में हो जाता है। इस वक्त वो यूनिवर्सल ग्रामर बच्चा सीख जाता है। वो शब्दों को जोड़ने लगता है, याद रखिएगा, शब्दों को जोड़ने लगता है। इस अवस्था में जोड़ने लगता है कि कौन से शब्द के बाद क्या बोलना चाहिए, इस तरीके से। और बच्चा बेसिक स्ट्रक्चर को भी सीख जाता है कि जो भी ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, वो बच्चा सीख जाता है। यूनिवर्सल ग्रामर यही है, सार्वभौमिक ग्रामर। रूल या स्ट्रक्चर को बच्चे ऑटोमेटिक जनरेट कर लेते हैं। तो ये था नोम चॉम्स्की का लैंग्वेज डेवलपमेंट डिवाइस। इन्होंने बेसिकली दो चीज़ बोले हैं। एलएडी के बारे में बताया कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है जिससे बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, और वो जो डिवाइस होती है हमारे ब्रेन में होती है, माइंड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है, और इसी डिवाइस की सहायता से बच्चे लैंग्वेज का क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं। और बच्चे का क्रिटिकल पीरियड सबसे याद रखिएगा जरूरी, क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चे का ईयरली चाइल्डहुड, जिसमें बच्चा जो होता है भाषा को एक्वायर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्टेस्ट तरीके से होती है। और इसी अवस्था में जो बच्चे का भाषा का ज्ञान हो जाता है वो आपके पूरे ज़िंदगी भर रहने वाले होते हैं। भले उसमें कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस जुड़ते जाते हैं, लेकिन जो भी डिवाइस में, जो भी मतलब आपके अंदर मस्तिष्क के अंदर जो भी कुछ भाषा से संबंधित जानकारियाँ या नॉलेज होना होता है इसी अवस्था में होता है, इसलिए इसे क्रिटिकल पीरियड माना गया है। और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर को बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंस दिया कि बच्चे खुद ब खुद ग्रामर को सीख लेते हैं, स्ट्रक्चर को, रूल को, वर्ड को जोड़ने के तरीके खुद ब खुद तरीके से सीख लेते हैं और उसको जोड़ने लगते हैं, और उसी तरीके से बच्चे बोलने भी लगते हैं। और इसमें उसको डिवाइस, यही डिवाइस अब उसको हेल्प भी करता है यूनिवर्सल ग्रामर को सीखने में। तो बेसिकली इतना ही लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित थ्योरी दिए हैं। आगे के हम थ्योरी में पढ़ेंगे स्टीफन क्रेसन के बारे में, जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर करने के बारे में बताया है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे अपनी तैयारी मेहनत ईमानदारी से करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। Peace.